सो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लोग नया टॉपिक पे प्रोसीड करने वाले हैं जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ऑयल एंड फैट्स मिलते हैं कहाँ से हैं, जैसे एनिमल कंस्टिट्यूएंट से मिलते हैं, प्लांट कंस्टिट्यूएंट से मिलते हैं। हम लोग जान गए कि हाँ एनिमल में होता है, प्लांट में होता है, या फिर और भी मैरीन जो समुद्र में रहते हैं प्राणी उसके अंदर भी होता है। ठीक है, होता तो है लेकिन हम उसको निकालेंगे कैसे? ठीक है, कैसे निकालेंगे? ऐसा तो नहीं है कि उसको हम लोग डायरेक्ट जान मार देंगे और उसके बाद उसके हमारा फैट निकालेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे जो कि यूजफुल हो या बेनिफिशियल हो? तो इसके लिए हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल के बारे में आज लेक्चर प्रोसीड करेंगे। तो जनरली एक्सट्रैक्शन मीन्स होता है निकालना। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन की अगर बात करें तो ये तीन प्रोसेस होता है। पहला जो हमारा प्रोसेस है रेंडरिंग से होगा, प्रेसिंग से होगा और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से होगा। ठीक है, तीन प्रोसेस होगा। रेंडरिंग मतलब मीन्स वहाँ से निकालना, प्रेसिंग मतलब प्रेस करके निकालेंगे, ठीक है, उसको दबाएंगे किसी भी हार्ड सब्सटेंस के अंदर से। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मतलब हुआ कि किसी भी सॉल्वेंट का यूज करके हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट कौन सा होगा? जनरली आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कौन सा होगा? हमारा पे लिपोफिलिक सॉल्वेंट का यूज करेंगे, जो लिपिड सॉल्युबल होगा। ऑयल या फैट सॉल्युबल जो सॉल्वेंट होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग रेंडरिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए रेंडरिंग प्रोसेस जो है ना, यूज किया जाता है, मोस्टली यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ एनिमल फैट फ्रॉम सेलेक्टेड एनिमल मटेरियल। ठीक है, एनिमल मटेरियल से मीन्स कोई भी एनिमल का मटेरियल जहाँ पे फैट हो वहाँ से हम लोग रेंडरिंग प्रोसेस को यूज करके हम लोग फैट का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब रेंडरिंग भी दो टाइप का होता है, एक है हमारा वेट रेंडरिंग और दूसरा हमारा ड्राई रेंडरिंग। ठीक है, तो हम लोग वेट रेंडरिंग की पहले बात कर लेते हैं। तो वेट रेंडरिंग क्या हुआ? मीन्स देखिए रेंडरिंग प्रोसेस यूज किसके लिए होता है? एनिमल फैट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, एनिमल फैट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रेंडरिंग प्रोसेस यूज करते हैं और प्लांट फैट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रेसिंग यूज करते हैं। ठीक है, प्रेसिंग एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। तो हम लोग पहले वेट रेंडरिंग देखते हैं। तो वेट रेंडरिंग जो है यूज किसके लिए किया जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ एडिबल फैट, वैसा फैट जिसको हम लोग खा सके, एडिबल हो, जैसे कि लार्ड। लार्ड जो होता है ना, एक फैट होता है जिसको हम लोग एडिबल फैट कहते हैं, जो उसको हम लोग आसानी से खा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं। एक ठो कॉनिकल वेसल लेंगे। ठीक है, एक ठो हम लोग कॉनिकल वेसल लेंगे। इस कॉनिकल वेसल के अंदर अपना जो एनिमल टिश्यू होगा या एनिमल सेल होगा जहाँ पे फैट प्रेजेंट होगा उसको चॉप्ड कर देंगे। इसका साइज रिड्यूस करके उसका सेल निकालेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे? हम लोग डाल देंगे। ठीक है, डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर जो स्टीम ब्लो करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर का स्टीम रहेगा। स्टीम इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर ब्लो करेंगे स्टीम, हाई प्रेशर पे रखेंगे और हाई टेम्परेचर पे रखेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे? पैक कर देंगे। तो पैक करने से है ना, तो क्या होगा, जो ये हमारा जो सेल है, सेल के अंदर जो भी फैट कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारा स्टीम से बाहर आ जाएगा, स्टीम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्टीम से बाहर आने के बाद इसको हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अगर हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? हमारा इसके अंदर जो है फैट कंसिस्टेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर में, और यहाँ पे जो है हमारा लिक्विड जो होगा, हमारा स्टीम जो है यहाँ पे नीचे बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा और हमारा यहाँ पे ड्रॉपलेट्स के रूप में फैट एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से इसको फिर बाहर निकाल सकते हैं। तो हम लोग को क्या होगा? एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा हम लोग का फैट का। ठीक है, वहीं पे अगर ड्राई रेंडरिंग की अगर बात करते हैं तो ड्राई रेंडरिंग जो है वो नॉन एडिबल फैट के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नॉन एडिबल फैट के लिए क्यों किया जाता है ड्राई रेंडरिंग? तो देखिए पहले इसमें भी सम चीज़ है, इसमें हम लोग एनिमल टिश्यू को चर्न कर देते हैं, मतलब एनिमल टिश्यू जहाँ से फैट मिलेगा उसकी पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, उसको हम लोग चर्न कर देंगे, पीस देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीट पीट कर उसका साइज रिड्यूस करके उसको मतलब सेल को मार देंगे। जनरली इतना समझिए, सेल को मार देंगे तो उसका फैट कंस्टिट्यूएंट्स कहीं ना कहीं बाहर आएगा। ठीक है, और फिर उसको ब्लेड और लार्ज स्टीम मीन्स यहाँ पे देखिए ऐसे टैंक में डाला जाता है। मीन्स यहाँ पे देखिए ब्लेड लगा हुआ है ऐसा। अगर ब्लेड लगा हुआ है तो क्या करेगा? इसमें अगर हम टिश्यू को डालेंगे, सेल या टिश्यू को डालेंगे तो क्या करेगा? इसको चर्न कर देगा, पूरी तरह से चर्न कर देगा, मीन्स छोटा छोटा कर देगा, पीस में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर क्या करेंगे उसके अंदर? वही चीज़ करेंगे कि मोल्टेन स्टीम मतलब गर्म स्टीम डालेंगे, उसको चर्न करके इसमें डाल दिए। फिर इसके अंदर हम लोग गर्म स्टीम डालें, गर्म स्टीम डाले तो क्या हो गया? जो हमारा फैट है ना, वो इसके अंदर थोड़ा देर के लिए तो आ जाएगा, लेकिन जब उसको ठंडा करेंगे तो फैट अलग हो जाएगा और हमारा स्टीम क्या अलग मिल जाएगा। तो जनरली हम लोग रेंडरिंग प्रोसेस का यूज करते हैं किसके लिए? एनिमल फैट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो वेट रेंडरिंग और ड्राई रेंडरिंग आपको पता चला होगा, जिसमें हम लोग नॉन एडिबल फैट को एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। नॉन एडिबल फैट इसलिए क्योंकि हम लोग इसमें सेल को मार दे रहे हैं, सेल को मार दे रहे हैं। इसका मतलब जो है सेल का अदर कंस्टिट्यूएंट्स जो है
मतलब सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तो उसके अदर कंस्टिट्यूएंट भी है वो भी हमारा फैट में आ जाएंगे। मान ली कोई और भी सब्सटेंस हो जो कि सॉल्युबल हो, ठीक है, उतना टेम्परेचर पे, तो आ जाएगा, और जिसके कारण वो खाने लायक नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम उसको नॉन एडिबल कहते हैं। फिर अगर आगे बात करें हम लोग प्रेसिंग, प्रेसिंग जो है यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एडिबल ऑयल फ्रॉम सीड ऑफ मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कॉटन सीड, ठीक है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड और कॉटन सीड मीन्स प्लांट प्रोडक्ट जो भी रहेंगे, प्लांट फैट या प्लांट एनिमल के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, हम लोग प्रेसिंग यूज़ करते हैं। देखिए प्रेसिंग का जनरली सिंपल सा फंडा है कि प्रेसिंग को हम लोग इसमें भी हम लोग सेल को मार देते हैं। एक तो हम सेल लिए, ठीक है, इसको हम लोग बड़ा सा हाइड्रोलिक प्रेस से क्या किया ना, इसको प्रेस कर दिए, बड़ा सा हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस किए तो ये छोटा छोटा हो गया, इसका खुशबू निकल गया पूरा, ये छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग ये देखिए मीन्स यही मशीन है जिसके अंदर आपका होता है, ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, इसी मशीन के अंदर हमारा पूरा प्रोसेस हो रहा था। यहाँ से डालेंगे, फिर यहाँ पे प्रेस करेंगे, देखिए केज लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर प्रेस होगा, छोटा छोटा पूरा तरह से प्रेस होगा। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक तो फिर से उसी टाइप का हमारा वेसल लेंगे, फिर उसमें हम लोग स्टीम ब्लो करेंगे, स्टीम ब्लो करेंगे तो स्टीम के कारण क्या होगा, ये थोड़े टाइम के लिए फैट क्या करेगा, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, फिर कुछ समय के लिए रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ठंडा होगा तो हमारा फैट का मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, और हमारा जो एक्वस फेज है, वाटर फेज है, वो अलग हो जाएगा, तो हम लोग आसानी से जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आगे बात करें हम तीसरा हमारा है जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, नाम से पता चल रहा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग सॉल्वेंट का यूज़ करके एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो कौन सा सॉल्वेंट होगा हमारा, तो लिपोफिलिक सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे जो फैट में सॉल्युबल है। इसमें आप डायग्राम से क्लियरली समझ सकते हैं, यहाँ पे जो हम अपना छोटा छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट करके हम अपना जहाँ से हमको एक्सट्रैक्ट करना है, हमको फैट या ऑयल जहाँ से चाहिए उसको हम इसमें डाल देंगे, इसमें डालने के बाद, ठीक है, इसमें डाल लिए, फिर इसमें डालने के बाद एक रोलर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है जिसको रोल कर रहा है, रोल करते करते आगे जाएगा हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे ना सॉल्वेंट से क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, सॉल्वेंट स्प्रे करेंगे, कैसा सॉल्वेंट, लिपोफिलिक, तो स्प्रे करने के बाद क्या होगा, जो यहाँ पे मटेरियल हम डाले हैं इसमें जो ऑयल या फैट कंस्टिट्यूएंट्स है, जैसे लाइक डिजोल्व, लाइक पढ़े हैं कि नहीं, जैसे फैटी सब्सटेंस कहाँ सोल्यूबलाइज होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का अगर स्प्रे करेंगे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट स्प्रे के साथ डिजोल्व होकर हमारा इस वाले बीकर में आ जाएगा, और आगे जाएगा, कुछ बचा हुआ अगर रह गया गलती से तो उसके बाद आगे जाएगा, फिर से यहाँ स्प्रे करेंगे, फिर से स्प्रे करेंगे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारा फिर से यहाँ से आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, फिर थोड़ा बचा हुआ रहेगा गलती से तो फिर आगे करेंगे, आगे करने के बाद फिर से हमको यहाँ मिलेगा, फिर आगे जाएगा और फिर यहाँ से मिल सकता है हमको, ऐसे करते करते हमको पूरी तरह से क्या होगा, ऑयल एंड फैटी कंस्टिट्यूएंट्स हमको मिल जाएंगे और जो बचेगा वो फर्दर यहाँ पे जाकर रोलर के थ्रू इस बीकर में कलेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग ऑयल केक कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग को प्रोडक्ट तो मिल गया, सॉल्वेंट मतलब ऑयल एंड फैट्स तो मिल गए, लेकिन क्या प्योरिटी है, हम लोग ये जानेंगे कि प्योरिटी तो है नहीं, 100% प्योर तो होता नहीं, जैसे कि हम लोग कोल और पेट्रोलियम गैस डीजल की बात करें तो हम लोग ज़मीन से निकालते हैं, क्रूड ऑयल का फॉर्म में निकालते हैं, प्योर तो होता नहीं 100%, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने का मतलब फिर रिफाइन करके हम लोग अलग से किरोसिन निकालते हैं, उसमें डीजल अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ऑयल एंड फैट्स को भी हम लोग खाना है, इसको ऑयल एंड फैट्स को, तो इसको हम लोग रिफाइन तो करना पड़ेगा, कुछ भी तो खा नहीं सकते हैं ठीक है। तो रिफाइनिंग ऑफ क्रूड एंड फैट एंड ऑयल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सस्पेंडेड कोलाइडल मटेरियल जैसे फ्री फैटी एसिड अगर उसमें हो गया, ठीक है, फ्री फैटी एसिड भी पाया जाता है। फ्री फैटी एसिड कहने का मतलब है कि वैसा फैटी एसिड जो फ्री हो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि RCOH मतलब ग्लिसरॉल से फैटी एसिड बाइंड करता है, ठीक है, अब 3 ठो ग्लिसरॉल है, 3 ठो ग्लिसरॉल है और तीनों से फैटी एसिड हमारा बाइंड कर गया, ठीक है, तीनों से हमारा फैटी एसिड बाइंड कर गया, लेकिन एक फैटी एसिड हमारा फ्री रह गया, बाइंड नहीं किया, किसी भी ग्लिसरॉल से बाइंड नहीं किया, तो इसको हम लोग फ्री फैटी एसिड कहेंगे। तो ये कैसा एक्ट करेगा, इम्प्योरिटी के रूप में एक्ट करेगा ना, तो इसी इम्प्योरिटीज़ को क्या करेगा, इम्प्योरिटी जैसा एक्ट करेगा, तो इसको हम लोग क्या करना है, हटाना है, हमारा ऑयल या फैट से इसको हटाना है, ठीक है। या फिर जो कलर जनरली जो होता है ना ऑयल एंड फैट, वो कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, ना उनका कोई कलर होता है ना उनका कोई स्मेल होता है, ठीक है। तो जनरली जो सरसों का आप तेल देखते हो तो उसमें कलरिंग एजेंट होता है, मीन्स थोड़ा सा प्यूरिटी तो बच जाता है, तो इसके कारण उसमें जो ऐसे बटर हो गया तो उसका भी ना कोई ऑर्डर है ना कोई कलर है, लेकिन हम लोग उसमें ऐड करते हैं एक्स्ट्रा आगे के लिए,
ठीक है। तो रिफाइनिंग जो होता है ना दो टाइप का होता है, पहला फिजिकल रिफाइनिंग होगा, दूसरा केमिकल रिफाइनिंग होगा। फिजिकल रिफाइनिंग क्या होगा? तो फिजिकल रिफाइनिंग की अगर बात करें तो फिजिकल रिफाइनिंग किसके लिए किया जाता है? ऐसा ऑयल एंड फैट्स जिसका फैटी एसिड कंसिस्टेंट हाई है, मीन्स ऑयल एंड फैट्स विथ हाई फैटी एसिड चैन, ठीक है ना, जिसका फ्री फैटी एसिड कंसिस्टेंट्स बहुत ज़्यादा है, मीन्स उसके अंदर फैटी एसिड जो है ग्लिसरॉल से बाइंड नहीं किया और फ्री फैटी एसिड बहुत ज़्यादा है। तो इसमें 3 बेसिक स्टेप होते हैं डीगमिंग में, मीन्स फिजिकल रिफाइनिंग में 3 बेसिक स्टेप होते हैं। कौन कौन से? पहला डीगमिंग हो जाएगा हमारा, दूसरा हमारा ब्लीचिंग हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा स्ट्रिपिंग एंड डिओडराइजिंग। देखिए डिगमिंग कहने का मतलब है कि जो हमारा जो प्लांट प्रोडक्ट मिला, प्लांट से हम लोग एक्सट्रैक्ट तो कर लिए हम लोग ऑयल एंड फैट, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? गम्स होते हैं, लेसिथिन होते हैं और भी क्रूड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, जो उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं, उसके साथ डिजोल्व होकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिगमिंग एक प्रोसेस है जिसके कारण जिसमें हम लोग गम और लेसिथिन को हटा देते हैं अपने क्रूड वेजिटेबल ऑयल से, मतलब जो ऑयल हम लोग प्राप्त किए प्लांट से उसमें से हम लोग गम्स और लेसिथिन वगैरह को हटा दिए, ठीक है। हटा देने के बाद हम लोग को प्योर फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा हमारा ब्लीचिंग है, नाम से पता चल रहा है ब्लीच कर रहे हैं, मतलब पिगमेंट हटा रहे हैं, उसमें से कलर पिगमेंट हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? तो न्यूट्रलाइज के लिए ब्लीचिंग क्ले उसमें डाल देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक तो गंदगी साफ करने वाला ना छोटा सा आता है क्ले टाइप का, अगर उसको रख दो तो गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा प्योर। पता नहीं आपने देखा कि नहीं शायद, लेकिन एक नया टेक्नोलॉजी आया, सही है। उसी बस ब्लीचिंग के ही वो प्रिंसिपल पे वो भी है। यहाँ पे क्या करेंगे ना, अपने जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, क्ले डाल देंगे। कैसा क्ले डाल देंगे? ब्लीचिंग क्ले डाल देंगे, जिसके मान लीजिए इसमें अगर कलर आ गया, ठीक है ना, कलर आ गया तो इसमें अंदर ब्लीचिंग क्ले डाल देंगे। ब्लीचिंग क्ले डालने के बाद ये सारा कलर एब्जॉर्व कर लेगा हमारा कलर, फिर इसको रिमूव कर देंगे और हम लोग का प्योर मिल जाएगा बिना कलर का, तो इसको हम लोग ब्लीचिंग कहेंगे। फिर थर्ड है हमारा स्ट्रिपिंग एंड डिओडराइजिंग। देखिए डिओडराइजिंग मतलब क्या कर रहा है, मीन्स ऑर्डर को ख़त्म कर रहा है। जैसे आप डिओडोरेंट लगाते हैं, डिओडोरेंट क्यों कराते हैं? डी ऑर्डर, मीन्स आपका जो बॉडी का ऑर्डर है, जो स्मेल है, आप नहीं नहाते हो तो बहुत दिन तक स्मेल करता है बॉडी, तो उसको क्या करोगे? और डिओडोरेंट क्या कहता है? उस स्मेल को ख़त्म कर देता है और अपना प्रॉपर्टी शो करता है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी स्टार्ट होगा, एक स्ट्रिपिंग प्रोसेस है। स्ट्रिपिंग मतलब होता है खींच कर निकालना, ठीक है। अ, खींच कर निकालना मीन्स देखिए, तो जनरली डिओड्रेंट महकता क्यों है? क्योंकि जो हमारा जो फैटी एसिड है, जो सॉरी, डिओड्रेंट स्मेल क्यों करता है? क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, मीन्स ज़्यादा वोलेटाइल होने के कारण हमारा नाक तक जल्दी आता है और हम आसानी से गंध को पहचान सकते हैं। सेम उसी तरह अगर हाई ऑर्डर, जैसे कि हमारा जो खाना कोई ख़राब हो जाता है तो महकता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो होता है ना वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है, मीन्स हवा में डिफ्यूज होने की क्षमता ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा अब पहुँचेगा तो ज़्यादा स्मेल करेगा, ठीक है। बस वही उसी प्रोसेस को यहाँ पे डिओडोराइजिंग भी करेंगे। तो फैटी एसिड देखिए यहाँ पे हमारा ये ले लेते हैं, इसमें फैटी एसिड तो है अभी हमारा ऑर्डर है, मीन्स ये गंध दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्ट तो है जो कि यहाँ पे डिफ्यूज कर रहा है, मीन्स वोलेटाइल है। तो क्या करते हैं ना, यहाँ से गर्म स्टीम पास कर देंगे। गर्म स्टीम पास करने के बाद क्या होगा, इसका जो स्टीम जो यहाँ पे वोलेटाइल जो उड़ रहा है ना ऊपर, उसको अपने साथ स्टीम बाइंड कर लेगा। बाइंड करके क्या करेगा, सारा जितना देर तक हमारा ऑर्डर जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक स्टीम पास करेंगे। इसके अंदर मॉलिक्यूल को डिजोल्व करके फिर बाहर में इसको हम लोग वापस में ले लेंगे, तो ये ऑर्डर फ्री बन जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर पे दिया जाता है जनरली इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट को हटाने के लिए, क्योंकि वोलेटाइल कंपोनेंट ही है जो हम लोग को स्मेल प्रोड्यूस करता है। फिर है हमारा केमिकल रिफाइनिंग। ठीक है, केमिकल रिफाइनिंग में सारा प्रोसेस सेम है, बस ब्लीचिंग स्ट्रिपिंग सेम है, इसमें एक तो न्यूट्रलाइजिंग का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो फिजिकल रिफाइनिंग में ऑयल एंड फैट जिसके पास फ्री फैटी एसिड कंपोनेंट ज़्यादा था उसके लिए यूज करते हैं, और केमिकल रिफाइनिंग में क्या करेंगे, जिसके पास लो फ्री फैटी एसिड हो, ठीक है ना, लो फ्री फैटी एसिड जिसके पास हो, जैसे कि छोटा मोटा फैटी एसिड बच गया हो गलती से, तो उसको हम लोग केमिकल रिफाइनिंग प्रोसेस से हटा सकते हैं, ठीक है। तो 3 बेसिक स्टेप इसमें भी हो जाएगा। पहला हो जाएगा हमारा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजिंग जो हो जाएगा ना प्रोसेस, जिसमें फ्री फैटी एसिड को हम लोग रिमूव करते हैं कॉस्टिक सोडा या लाइम डालकर, ठीक है। अगर देखिए हम लोग पढ़े थे कि जैसे सपोनिफिकेशन आपने पढ़ा होगा कि अगर फ्री फैटी एसिड को अगर हम लोग बेस या अल्कली, मीन्स फ्री फैटी एसिड को हम लोग बेस और अल्कली से रिएक्ट कराएंगे, क्या करेंगे बेस और अल्कली से अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, बेस और अल्कली से अगर रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को सोप मिलेगा, आपने ये पढ़ा होगा।
सोप मिलेगा, फैटी एसिड प्लस बेस क्या मिलेगा हमारा, सोप मिलेगा। तो क्या करेगा ना, उसको सोप बना लेता है, ठीक है। कॉस्टिक सोडा या लाइम डाल देते हैं उसके अंदर, जिस फ्री फैटी एसिड हम लोग को फर्दर सोप बना लेता है, ठीक है। फिर हम लोग सोप को हटा लेते हैं, कैसे, हॉट वाटर, उसको गर्म वाटर में डालेंगे सोप को, ठीक है। तो और फिर उसको हम लोग सूखा करेंगे, मीन्स उसको ड्राई करेंगे, तो उसमें से ऑयल कंपोनेंट हम लोग को ऊपर आ जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और वहाँ से हम लोग हटा सकते हैं वहाँ से, और रिमेनिंग वाटर इज इन द न्यूट्रलाइज्ड ऑयल, ठीक है। फिर हमारा मीडियम कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा पूरी तरह से। और ब्लीचिंग और डिओडोराइजिंग का तो कंसेप्ट आप सेम है, जैसे ब्लीचिंग में हम लोग कलर पिगमेंट को हटाते हैं, क्ले डालकर एब्जॉर्ब कर लेता है सारा कलर को। और डिओडोराइजिंग मीन्स डिओडोरेंट डालते हैं, मीन्स इसको हाई वेपर प्रेशर, मीन्स यहाँ पे हाई स्टीम पास करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर वाला स्टीम पास करते हैं, जो कि वोलेटाइल कंपोनेंट को मिक्स करके अपने साथ उड़ा ले जाता है। यह है केमिकल रिफाइनिंग। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, तो ऑयल एंड फैट्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो किसके कारण होता है, तो ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, मीन्स ग्लिसरॉल जो 3 ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं ना, उसके कारण हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज आता है। तो वहीं पे कभी ना कभी केमिकल बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड है तो टूटना है, सबका कटा है, बात तो सही है ना। उसी प्रकार यहाँ पे ट्राई ईस्टर जो बना हुआ है अल्कोहल और ग्लिसरॉल और जो हमारा ईस्टर बॉन्ड बनाया हुआ है ना फ्री फैटी एसिड के साथ, तो कटना तो उसका भी कंफर्म है। तो यहाँ भी कटेगा, और कटा तो कोई और आके अटैच होगा, सही बात है, इसीलिए कहते हैं कि बेवफा हो गया। तो पहला हमारा हाइड्रोलिसिस आ गया। हाइड्रोलिसिस क्या हो गया, मीन्स हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब वाटर आ गया भैया, अमीर आदमी है तो चला जाएगा, बेवफा हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस आ जाएगा, मीन्स फ्री फैटी एसिड अलग हो जाएगा और ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा। तो ये सारा रिएक्शन सपोनिफिकेशन हाइड्रोजनेशन थे, हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। पहला हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स। देखिए, हाइड्रोलिसिस जो है हमारा जनरली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है जनरली, कहाँ पे होगा, तो हमारा इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन के कॉलन में हमारा जो है स्मॉल फैटी एसिड बनते हैं, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना, ट्राईग्लिसराइड जो है हाइड्रोलाइज हो जाएगा एंजाइम, जैसे लाइपेज का एंजाइम हम लोग कहाँ प्रेजेंट रहेगा, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है लाइपेज, तो इसीलिए वहाँ पे जनरली ये रिएक्शन देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, ट्राईग्लिसराइड जो है अगर इसको पानी मिल गया, वाटर मिल गया ट्राईग्लिसराइड्स को, तो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ से तोड़ेगा, और ईस्टर बॉन्ड अगर तोड़ा तो वाटर आप जानते हैं कैसे होता है, H प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। H प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण H प्लस कहाँ अटैच हो जाएगा हमारा, ये वाला बॉन्ड के पास, O के पास H चला जाएगा, 3 मॉलिक्यूल है तो तीनों मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा, और OH कहाँ जाएगा, यहाँ से जो टूटा है C इसके पास चला जाएगा, मीन्स वापस से क्या बना लेगा हमारा, ग्लिसरॉल बना लेगा। देखिए यहाँ से ध्यान से, ग्लिसरॉल बना लिया, वो तो था यहाँ से, बॉन्ड कौन सा टूटा, ईस्टर लिंकेज ये है, यहाँ से टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, और अल्कोहल मीन्स OH ग्रुप कहाँ पे जाएगा हमारा, फैटी एसिड के पास। तो हमारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड वापस से बन जाएगा, मीन्स देखिए दोनों का रिश्ता अलग अलग टूट गया, बस किसके कारण, बस एक पानी इन लोगों के रिश्ता को तोड़ दिया। सोचिए कैसा बॉन्डिंग होता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करें, दूसरा हमारा रिएक्शन सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन जो है ना, एक प्रोसेस है जिसके कारण फैट और ऑयल्स जो है या लिपिड कन्वर्ट होते हैं किसमें, सॉप बनते हैं, सही बात है। एंड अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कली बेस। देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ये देखिए हमारा ट्राइग्लिसरॉल है, ठीक है। इसमें ट्राइग्लिसरॉल में अगर हम लोग अल्कली लिए और वाटर के प्रेजेंस में रखे इसको, तो क्या बनेगा हमारा, ग्लिसरॉल बनेगा, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स है। और अल्कली लिए तो क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बन गया प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बोले तो साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अगर NaOH लिए हैं तो सोडियम RC डबल बॉन्ड O Na बनेगा, ठीक है। अगर KOH लेते तो RC डबल बॉन्ड O क्या बनता, K बनता, ठीक है ना। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। बस वही चीज़ है यहाँ पे। सपोनिक ये इसमें क्या हुआ ना, कन्वर्जन जो फैट एंड ऑयल है, ठीक है, इसको अगर बेस से रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो और थोड़ा सा हीट भी दे दिए इसको, हम ले ले भाई हीट ले ले, ठीक है, तो हीट भी दे दिए इसको, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी को क्या बनेगा, सॉप बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉप कहते हैं। जैसे कि हमारा सॉप बन के तैयार हो जाएगा, सपोनिफिकेशन यही है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजिनेशन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है ना, हमारा वेजिटेबल ऑयल को जो हम लोग हार्ड कर देते हैं बाय रिएक्टिंग देम विथ हाइड्रोजन गैस एट अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ठीक है।
डेट दिस इंक्रीजेज देयर मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना, बढ़ा देता है। जैसे हाइड्रोजिनेशन देखिए, हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजिनेशन कहाँ करते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड मीन्स अनसैचुरेटेड को हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करके क्या बनाते हैं, अनसैचुरेशन है। यहाँ पे देखिए अनसैचुरेशन है, इसमें हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करके हम लोग क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड बन गया मीन्स स्टेबल बन गया। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से कवर किया इस कंसेप्ट को। तो इसमें क्या होता है ना, हमारा जो प्रोडक्ट है हमारा, जैसे कि अगर घी बनता है हमारा, वेजिटेबल घी, जैसे कि डालडा की बात करें, तो उसको हम लोग हाइड्रोजिनेशन से बनाते हैं। वनस्पति घी कैसे बनता है, हाइड्रोजिनेशन से। मीन्स उसका अनसैचुरेटेड पार्ट है, उसमें हाइड्रोजन डालेंगे, उसको सैचुरेटेड बना देंगे। सैचुरेटेड मीन्स उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग निकल कैटलिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। फिर अगर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स देखिए, जैसे हाइड्रोजिनेशन बोले तो कुछ अनसैचुरेटेड फैट्स है जिसको ट्रांस फैट कहते हैं, जो कि हमारा बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो ये भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको हम हमारा बॉडी जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। अगर एक ही तेल को हम बार बार यूज करेंगे खाने बनाने में, तो जो है ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है साइड रिएक्शन होने के कारण। इसके कारण हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे कि अगर बात करें ट्रांस फैट होने के कारण, हमारा बॉडी जो है ट्रांस फैट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। जैसे सीस फैट ट्रांस फैट को हमारा बॉडी बराबर समझता है, तो ट्रांस फैट इकट्ठा होने के कारण हम लोग को बहुत सारे डिजीज काउज करता है। ठीक है, तो कहाँ जैसे कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ब्रोमीन वाटर का जनरली यूज करते हैं। देखिए अगर सैचुरेटेड फैट है, ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा ना, कलरलेस कर देगा। अगर अनसैचुरेटेड है मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसमें अगर आप ब्रोमीन वाटर डालोगे, ठीक है, अगर इसमें ब्रोमीन वाटर डालोगे तो ये कलरलेस कर देगा, ब्रोमीन वाटर को क्या करेगा, कलरलेस कर देगा। ठीक है, अगर ब्रोमीन वाटर जो है अगर सैचुरेटेड फैट में डाले तो क्या होगा, अगर सैचुरेटेड फैट में अगर ब्रोमीन वाटर को डालोगे तो ये येलो और ऑरेंज कलर के ही रहेगा, जैसा था वैसा दिखेगा, मीन्स येलो और ऑरेंज कलर का दिखेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड फैट। तो ये जनरली इंडिकेटर है ब्रोमीन वाटर कहाँ सैचुरेटेड है और कहाँ अनसैचुरेटेड है। फैट एंड ऑयल जो है ना, एनालिसिस कैसे करेंगे फैट एंड ऑयल का, टू मेजर द अमाउंट ऑफ मोर, जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा तो उतना ज़्यादा ब्रोमीन वाटर क्या होगा, वहाँ से रिएक्ट करेगा। कौन सा रिएक्शन होगा, देखिए अनसैचुरेशन है, यहाँ पे मान लेते हैं अनसैचुरेशन है, तो यहाँ पे अगर ब्रोमीन आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ देगा तो यहाँ से कैसा बी आर जाके यहाँ अटैच हो जाएगा और फिर ये कैसा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एडिशन रिएक्शन हो गया। लेकिन जहाँ सैचुरेटेड है, जहाँ पे तो बॉन्ड एडिशन होगा ही नहीं, ब्रोमीन का एडिशन नहीं होगा तो कलर शो ही नहीं करेगा, तो ये आसानी से इंडिकेट कर देता है। ठीक है, फिर अगला रिएक्शन है हेलोजन। सिंपल, बहुत ही सिंपल, हेलोजनेशन तो आप पढ़ते आ रहे होंगे बचपन से, मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, जैसे तो एडिशन कहाँ होता है, एडिशन डबल बॉन्ड में होता है। देखिए जहाँ अनसैचुरेटेड प्रेजेंट रहेगा वहाँ एडिशन होगा, तो I2 जो हमारा हेलोजन है वहाँ अनसैचुरेशन होने के कारण हमारा आयोडीन देखिए यहाँ पे अटैच हो गया है, इस वाले कार्बन पे आयोडीन अटैच हो गया, इस वाले कार्बन पे आयोडीन अटैच हो गया। फिर हम लोग 3 मॉलिक्यूल मीन्स यहाँ पे लिए हैं, तो यहाँ भी अटैच हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हर जगह पे क्या होगा, हेलोजन का ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड हम लोग देखिए कैटलिस्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो ज़्यादा हेलोजन मॉलिक्यूल जो ऐड होगा ना, वो डबल बॉन्ड के आसपास ही ऐड होगा, क्योंकि रिएक्शन वहीं पे होता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा हेलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है मतलब उतना ज़्यादा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अब होता है ड्राइंग ऑफ ऑयल। देखिए ध्यान समझिएगा ड्राइंग ऑफ ऑयल कंसेप्ट को। ड्राइंग ऑफ ऑयल कहने का मतलब देखिए हमारा जो किसी चीज़ को ड्राई कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, वहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल रहे हैं। तो हमारा जो तेल है, अगर गैस पे खाना बना रहे हो, सरसों का तेल गिर गया तो तेल सूखता है क्या, तेल तो ड्राई नहीं होता है, आज रख दो छोड़ दो कुछ दिन के लिए, तेल ड्राई ही नहीं होगा। तो ड्राइंग ऑफ ऑयल कहने का मतलब है कि वो जो है ना सॉलिड फिल्म बना ले। जैसे घी की बात करें तो घी क्या होता है, कुछ दिन के लिए छोड़ दे तो वैसा टाइप का मतलब फिल्म बना ले, एकदम घी जैसा एग्जाम्पल नहीं, बस एक रेफरेंस ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या करेगा ना, सॉलिड फिल्म बना लेगा, ऊपर ऊपर सॉलिड फिल्म बना लेगा। ठीक है, आसानी से, लेकिन हम लोग उसको टच करेंगे तो लगेगा कि सूखा हुआ है, लेकिन अगर जोर से टच करेंगे तो हमारा उंगली अंदर चला जाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे ड्राई हो क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स एयर के प्रेजेंस में, जैसे कोई चीज़ होता है, जैसे अगर जैसे पेंट का बॉक्स,
बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पेंट का बॉक्स। अगर आप घर पेंट होते देख रहे होगे तो जो प्लास्टिक पेंट होता है क्या होता है, ढक्कन के अंदर रहेगा तो वो हमारा गीला रहेगा, मीन्स ऑयल के फॉर्म में रहेगा, गीला रहेगा। लेकिन जब उसको पेंट अप्लाई कर देते हैं, मीन्स अगर पेंट लगा देते हैं दरवाजा खिड़की के ऊपर, आप देख रहे हो अगर जो पेंट लगा देते हैं तो क्या होता है ना, एयर के प्रेजेंस में आकर सूख जाता है और हम लोग को थोड़ा सा गंध भी देता है, क्योंकि उसमें वोलेटाइल नेचर ज़्यादा होता है। तो वोलेटाइल नेचर होने के कारण वो जो है एयर में जल्दी डिफ्यूज करता है, मीन्स ऑक्सीडेशन उसका बहुत फास्ट हो रहा होता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बहुत तेज हो रहा होता है, जिसके कारण हम लोग को उसका जो है गंध ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही बात बस यही है, ड्राइंग ऑफ ऑयल्स जो कि ऑयल आने के कारण मीन्स एयर के कारण क्या कर लेता है, क्रॉस लिंकिंग कर लेता है या पोलीमराइजेशन रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, और जो कि अकर इन हाईली अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड इन विच द मिथाइलिन ग्रुप्स आर अटैच टू डबल बॉन्डेड। इसमें जनरली कहाँ होता है, जैसे मिथाइलिन ग्रुप जहाँ अटैच होता है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा अनसैचुरेशन है, देखिए अनसैचुरेशन हमारा ज़्यादा है, फिर यहाँ एक बॉन्ड छोड़ा, फिर अनसैचुरेशन, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, इस वाले बॉन्ड पे आप दिखा दें तो आपको, तो देखिए यहाँ पे अनसैचुरेशन है, फिर यहाँ CH2 ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप से कहने का मतलब है CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है। अनसैचुरेशन में ये हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है। और लीड और कोबाल्ट जो है उस कैटलिस्ट का काम करता है। अगर हम लोग को बहुत तेज़ी से सुखाना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लीड और कोबाल्ट का कैटलिस्ट यूज करेंगे, और तो हमारा आसानी से ड्राई हो जाएगा हमारा ऑयल। ठीक है, तो बस वही है जो हमारा ऑक्स, देखिए रिएक्ट कैसे करता है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, CH2 ग्रुप है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया तो क्या बना लेगा हमारा, यहाँ पे हाइड्रो पेरोक्साइड बना लेगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद जो हमारा डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने के कारण क्या आ गया, यहाँ पे हाइड्रो पेरोक्साइड बना लिया, हाइड्रो पेरोक्साइड बना लिया। तो हाइड्रो पेरोक्साइड बनाने के बाद क्या करेगा, यहाँ से वाटर हाइड्रो पेरोक्साइड बनाने के बाद क्या करेगा, फिर दूसरा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा, मीन्स ये वाला बॉन्ड से क्या करेगा ना, ऑक्साइड ये बॉन्ड से दूसरा जो है हमारा पोली, फिर से जो है हमारा नया वाला मॉलिक्यूल्स अटैच होगा, और बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच होकर क्या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो लिंसीड ऑयल जो है ज़्यादा यूज किया जाता है ड्राइंग ऑफ ऑयल में। लिंसीड ऑयल, यहाँ लिंसीड ऑयल का देखिए अनसैचुरेशन कितना है, यहाँ पे एक अनसैचुरेशन है, मीन्स हम लोग को पॉली अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, यहाँ अनसैचुरेशन है, देखिए बहुत सारे अनसैचुरेशन है। इसीलिए लिंसीड ऑयल को हम लोग जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा उतना बेटर ड्राइंग करेगा हमारा ऑयल। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो रैंसिडिटी है। रैंसिडिटी कहने का मतलब क्या है, रैंसिडिटी जब ऑयली या फैटी सब्सटेंस अगर हम लोग एयर में छोड़ दिए, ठीक है, अगर उसको हम लोग एयर में रख दिए तो एयर में रखने के बाद क्या होता है, हमारा ख़राब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ख़राब होने का मतलब है कि हमारा स्मेल और टेस्ट जो है वो बिगड़ जाता है, ऑल स्मॉल एंड टेस्ट क्या जाता है, मतलब उसका जो टेस्ट ख़राब हो जाता है। देखिए उसका कलर जो है, ऑर्डर ऑर्डर उसका मीन्स टेस्ट, रैंसिडिटी होने के कारण, जैसे अगर रात को आपने किसी अच्छा से मसाला वाला सब्जी बनाया और सुबह में देखिएगा वो स्मेल ख़राब देने लगता है, उस क्यों क्यों देता है, क्योंकि इसके अंदर वोलेटाइल नेचर बढ़ जाता है, मीन्स बहुत तेज़ी से डिफ्यूज करने लगता है हमारे एटमोसफेयर में, और जिसके और उस खाने में भी उसका टेस्ट वगैरह ख़राब हो जाता है ऑयली एंड फैटी सब्सटेंस में। ठीक है, रैंसिडिफिकेशन कब होता है, ड्यू टू कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, लाइट और मॉइस्ट और बैक्टीरियल एक्शन। ठीक है, ये सब बोलने की बात है, मीन्स रैंसिडिटी जो है कब होगा, जब वहाँ पे ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट हो रहा है, या फिर जैसे कि अगर आप बटर की बात करें, मक्खन मक्खन में अगर घी वगैरह में क्या करेगा, अगर पानी गिर गया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल चला गया, तो वहाँ पे क्या होगा, भारी ऑक्सीडेशन होगा। वाटर जो है मेन कॉज है एसिडिटी का, ठीक है, वाटर मेन कॉज है एसिडिटी का। तो वहाँ पे क्या होगा ना, तो वाटर जो वहाँ जाने के कारण वहाँ पे ऑक्सीडेशन क्रिएट करेगा, और उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होने का भी संभावना, और उसको जल्दी से क्या करेगा, ख़राब कर देता है, ये मीन्स रैंसिड कर देता है हमारे प्रोडक्ट को। ठीक है, जो लो मोलिकुलर वेट एसिड प्रोड्यूस्ड आर वोलेटाइल एंड इम्पैक्ट ऑफेंसिव ऑर्डर। जो लो मोलिकुलर वेट एसिड्स होते हैं ना, एसिड लो मोलिकुलर वेट का जो एसिड होते हैं वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, मीन्स ज़्यादा उछलते हैं, ज़्यादा उछलेंगे तो पकड़ाएंगे ही, ज़्यादा मीन्स जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। ठीक है, इसके कारण हम लोग को अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल दिखता है। हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी का टाइप है, बस जान लीजिए आप, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, बैक्टीरियल रेंसिडिटी। हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी की बात करें तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, वाटर के प्रेजेंस में रेंसिड हो गया,
पानी चला गया तो रेंसिडिटी हो गया, ठीक है, खराब हो गया। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी मीन्स वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया तो रेंसिडिटी हो जाएगा, मीन्स खराब हो जाएगा। फिर बैक्टीरिया जम गया तो खराब तो होना ही है, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, बहुत ही बेसिक लेक्चर है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज़रूर से ज्वाइन करें और पूरा लेक्चर ज़रूर से देखें, बहुत ही बेसिक लेक्चर है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। थैंक यू सो मच।